नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं उन 5 लोकसभा क्षेत्र का जहां आज वोटिंग हुआ है और उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। लेकिन एक बड़ी बात जो इस 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव के दौरान देखने को मिला है वो ये रहा कि कहीं न कहीं अब साफ ये दिखने लगा है कि मोदी मैजिक या मोदी का वो जादू पहले जैसा नहीं रहा। जिन 3 लोकसभा क्षेत्र में मोदी की सभा हुई, उन तीनों लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त फाइट है, जबकि ये 5 लोकसभा क्षेत्र एनडीए का गढ़ माना जाता है। 2014 से लगातार एनडीए बड़ी मार्जिन से जीतता आ रहा है, लेकिन इस बार चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। मधुबनी, जहां पिछले बार 2019 के लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में एक तरफा वोटिंग हुआ था और 4 लाख, 4.5 लाख से ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट से बिहार में अशोक यादव ही जीते थे, लेकिन इस बार सबसे कम पोल वोटिंग मधुबनी में ही हुआ है। और पिछले बार जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण कराने में कामयाब हुए थे हिंदू मुसलमान का, वो इस बार दूर दूर तलक देखने को नहीं मिला है। मधुबनी की हम बात कर रहे हैं, दूर दूर तलक देखने को नहीं मिला है। और यही वजह रहा कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उस तरीके का कसमकस भी नहीं देखने को मिला। साथ ही जो पिछली बार 100% यादव वोटर को अपने पक्ष में करने में अशोक यादव कामयाब हुए थे, जो उनके पिता कभी नहीं कर पाए, वो इस बार यादव वोटर को पूरी तौर पर कलेक्ट करने में कामयाब होते हुए नहीं दिखे। राजद के उम्मीदवार फातमी डिवीजन करते हुए साफ दिखे। केवटी और जाले, जो पहले दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में हुआ करता था, जहां केवटी से उसके फातमी के बेटा विधायक भी रह चुके हैं, उन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में अशोक यादव पर पूरी तौर पर भारी दिखा फातमी हिंदू मुसलमान के कोई किसी भी तरीके की नैरेटिव को जाले और केवटी में चलने नहीं दिए। वहाँ हर वर्ग, हर जाति के लोगों का वोट लेने में फातमी कामयाब हुए। बाकी विधानसभा क्षेत्र में कसमकस वाली स्थिति है। देखिए परिणाम क्या होगा। लेकिन मधुबनी में ऐसा सीट जहाँ पूरी तौर पर माना जा रहा था कि अशोक यादव बहुत ही कंफर्ट स्थिति में 4 लाख से नहीं तो 3 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, अब हर किसी की जुबान में यही है कि 25-50 हज़ार के बीच हार जीत का फैसला होगा, अंतर होगा। देखिए वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे इतर जो सब कुछ दाव पर है नीतीश कुमार का, जो हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव पोल सीतामढ़ी में ही हुआ है। और पोल करने वाले अधिकांश ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी जाति मानी जाती हैं। यहाँ नीतीश का परीक्षा है। नीतीश अगर, क्योंकि पहली बार वहाँ कोई सवर्ण पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो जीत गए तो एक इतिहास होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं है, उन इलाकों में ब्राह्मण का वोट ही नहीं है कह सकते हैं कि। और ऐसे में टिकट देना एक बड़ा प्रयोग था नीतीश कुमार का। और ये नीतीश कुमार जिस समय में आरजेडी गठबंधन के साथ थे, उसी समय उम्मीदवार की उन्होंने घोषणा कर दी थी। हालांकि उस दौर में देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे थे कि इस गठबंधन में है तो 2.5 से 3 लाख वोट से जीतेंगे, अगर एनडीए गठबंधन के साथ होते तो हम 5 लाख वोट से जीतते। ये जिस समय में राजद गठबंधन के साथ थे उस समय में इनका बयान था। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग हुई है ना, हमें लगता है कि अभी देवेश चंद्र ठाकुर एक एक बूथ का जब वो आंकड़ा लेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि किस तरीके की वोटिंग हुई है और कितना टाइट पोल हुआ है। कहना मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। लेकिन जिन 3 क्षेत्रों की हम सबसे ज़्यादा चर्चा करने जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण, तीनों की स्थिति, सारण की स्थिति ये है कि यादव और मुसलमान तो इंटैक्ट रहा ही। रोहिणी आचार्य यादव के और मुसलमान के अलावा राजपूत वोट में भी सेंधमारी करने में कामयाब हुई है। पिछड़ों के वोट में भी सेंधमारी करने में कामयाब हुई। इन 2 कोर वोटर के अलावा कुशवाहा, कुर्मी, भूमियार के वोट में भी सेंधमारी करने में वो कामयाब रही है। दलित के वोटर में भी कामयाब हुई है। इतने स्तर पर टूट हुआ है
जो कहा नहीं जा सकता। और यही वजह है कि राजीव प्रताप की रूढ़ी के कैंप में अब हर कोई कहता है कि अब 4 तारीख को ही समझ में आएगा कि हुआ क्या है, क्योंकि समझ से परे चीज़ है। कैसे वोटिंग हुआ है, क्या हुआ है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक उसी तरीके से मुजफ्फरपुर की बात, जहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता था और तय माना जा रहा था, जिस सब दिन राजभूषण सहनी का टिकट या घोषणा हुई थी वो तय माना जा रहा था। लेकिन अजय निषाद और मुकेश सहनी की जोड़ी, मुकेश सहनी का हम बार बार जो कहते हैं कि वोट ट्रांसफ़र कराने में कम से कम दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया में कामयाब होते हुए नहीं दिखे, लेकिन मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के साथ उनकी जोड़ी रंग लाता हुआ दिख रहा है और मैक्सिमम वोट कहा जा रहा है सहनी का उनके साथ गया। उसी तरीके से यादव और मुसलमान की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि शहर में किस तरीके से वोट लोगों ने निकल कर किया है। हालांकि सबसे कम वोट मुजफ्फरपुर में हुआ है। खेल हुआ है, वो खेल देखने वाला होगा। 4 तारीख को पता चलेगा कि उस खेल के पीछे का खेल क्या था और वो जो खेल खेलने वाले लोग खेल खेल रहे थे वो कितना सफल हुआ। चलिए इस पूरे परिणाम पर, मतलब पूरे जो 5 लोकसभा क्षेत्र में जो आज वोटिंग हुई है उस पर हमारे जो पत्रकार, हमारे पत्रकार मित्र या फिर हमारे सहयोगी जो फील्ड में रहे, उन्होंने क्या देखा है, जरा चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत और ऋषि मिश्रा मुजफ्फरपुर से और प्रशांत हाजीपुर से। जरा चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आज कैसा रहा चुनाव। हमारे साथ हाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रशांत हैं और मुजफ्फरपुर से सीनियर पत्रकार जनाब ऋषि मिश्रा जी हैं। ऋषि जी, मतलब ये लगातार हाजीपुर के उन इलाकों से आज रिपोर्टिंग किया है प्रशांत, जो उपेंद्र कुशवाहा का कहिए और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की कहिए, दोनों कुशवाहा के जो कंस्टिट्यूएंसी है उसी कंस्टिट्यूएंसी में आज पूरे दिन ये बना रहा है। इसलिए हम शुरुआत प्रशांत से ही करते हैं। प्रशांत, दोनों कुशवाहा बड़े नेता वहां रहे, फिर भी सुनते हैं कि चिराग के साथ कुशवाहा वोटर उस तरीके से नहीं जुड़ पाया। क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, जो उम्मीद ये कहा जा रहा था कि कुशवाहा का जो वोट है वो चिराग को पड़ेगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि कुशवाहा में एक जो आप पहले भी बात किए कि एक माहौल 2019-20 में जो बना था चिराग को लेकर, जदयू के अगेंस्ट में लगातार वो अपने प्रत्याशी उतारे थे, लगातार कैंपेन कर रहे थे, तो इसका एक असर तो था ही। दूसरी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, तो वहाँ भी कहीं न कहीं इस बात को लेकर कुशवाहा समाज के लोगों में इस बात का संशय है कि अगर चिराग उभरते हैं बहुत अधिक, तो हो सकता है कि कुशवाहा समाज से जो चेहरा इस वक़्त बीजेपी के बने हैं, तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ये दोनों द्वंद जो है वह कुशवाहा समाज को कहीं न कहीं चिराग के खिलाफ वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और इसका असर भी देखने को मिला है और कह सकते हैं कि कुशवाहा का एक बड़ा वर्ग जो है, वह चिराग के खिलाफ आज वोट किया है। कुर्मी का क्या रहा? कुर्मी तो मतलब कुर्मी तो और मुखर है। अगर कुशवाहा की अपेक्षा कहा जाए तो कुर्मी तो स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि ऑन कैमरा भी वह इस बात को स्वीकारते हैं कि नहीं, इस बार जो है हालांकि वह चिराग के विरोध में बोलने से जरूर बचते हैं, लेकिन तेजस्वी की तारीफ यह कह के करते हैं कि उनकी छवि हाल के दिनों में नौकरी देने वाली बनी है और इसके लिए हम उनकी ओर ज़्यादा जो है उनको चाहते हैं कि उनकी पार्टी को आगे बढ़ाएं, उनको हम समर्थन दे रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर वो कुछ नहीं बोले, लेकिन इस बात को समझा जा सकता है कि अगर कुर्मी और कुशवाहा अगर चिराग को वोट नहीं दे रहे हैं तो उनके पीछे जो 2 वजह हमने बताया पहले, तो वो दोनों स्पष्ट तौर पर है। अच्छा, और संतोष जी, एक सवाल प्रशांत जी से मेरा भी ये भी है। रविंदर सिंह जो संभावित प्रत्याशी थे वैशाली से, उसका कुछ दिनों पहले एक बड़ा मीटिंग हुआ था राजपूत समुदाय का, तो क्या उसका प्रभाव पड़ा है? राजपूत समाज का एक डेंट हुआ है। एक दूसरा सवाल यह है कि 2009 में 5 पासवान समाज के उम्मीदवार थे, 44,000 का आसपास वोट वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, जिसके कारण 37,000 से रामविलास पासवान हार गए थे। इस बार भी 2024 में 7
ऐसे उम्मीदवार हैं जो पासवान समाज से हैं। तो क्या वो भी एक फैक्टर है कि जो यदि क्लोज हार जीत का मामला यदि क्लोज होता है तो ऐसे 7 उम्मीदवार जो पासवान समाज से हैं और कुछ न कुछ वोट तो लाएंगे ही, 2000-3000 हर उम्मीदवार, तो इसका भी नतीजे पर इसका असर पड़ेगा। 2 सवाल है मेरा जी। जी, रविंदर सिंह की अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो चिराग से अलग हुए और फिर राजद का दामन थामे और लगातार राजद के लिए कैंपेन कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि राजपूत वोट तो अगर रामा सिंह और रविंदर सिंह दोनों का अगर तुलना किया जाए तो कह सकते हैं कि रामा सिंह का जो वोट बैंक है, क्योंकि वो आरजेडी में थे तो उनके साथ राजपूत वोटर उतने नहीं जुड़े थे, लेकिन रविंदर सिंह के साथ एक बड़ा तबका जो है वह उनके जाति वर्ग का जुड़ा था और वो उनके साथ अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी बदले हैं या फिर कुछ भी तो उनसे अलग हो गया है। हाँ, भले ही रामा सिंह के साथ ये स्थिति नहीं है। दूसरी बात, रामविलास पासवान की जो उस वक्त की स्थिति थी और अब की जो स्थिति, तो चिराग इसी उम्मीद के साथ वह हाजीपुर आए भी थे अपने पिता के विरासत को संभालने, और कहीं न कहीं उनके मन में ये बात है कि हाजीपुर से उनके पिता जो है एक रिकॉर्ड वोट से जीते थे, तो वह इतिहास वह दोहरा पाए। लेकिन जो स्थिति बनती दिख रही है, उसमें जो मार्जिन 2019 में भी हुआ था, वो नहीं हो पाएगा। कांटे की टक्कर है और कह सकते हैं कि इसमें चिराग पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 2019 की जो स्थिति थी और 2024 की जो स्थिति है, इसमें बहुत का फ़र्क है, खास कर अगर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की नज़रिए से देखा जाए। ऋषि जी, इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अगर आप बात करिए तो वोटिंग परसेंटेज हाजीपुर का बढ़ा है, लगभग 60% पोलिंग हुई है। और एक वहाँ राजकुमार पासवान इस बार भी चुना, पिछले बार 40,000 वोट वो लाए, इस बार भी वो वहाँ है। और जो अम्बेडकर मूर्ति का दूध से धोना और संविधान खतरे में है, इस आंदोलन को लीड किया था वहाँ। एक समस्या जो देखने को मिला, प्रशांत हमें बेहतर बता सकता है, कि अभी भी चिराग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत है, राजनीति में शुरुआत आपके है, और रामविलास पासवान आपके पीठ के पीछे नहीं है खड़ा अभिभावक के तौर पर या पारस। ग्राउंड में एलजेपी कार्यकर्ता है ही नहीं। हाजीपुर में भी ये प्रॉब्लम हुआ है, समस्तीपुर में भी ये देखने को मिला है। तो हाजीपुर में प्रशांत, तुम्हारे कंस्टिट्यूएंसी में चिराग का बूथ मैनेजमेंट कैसा था, क्या लगा तुमको? इस मामले में चिराग काफ़ी कमज़ोर हैं और जिस तरह से अभी ऋषि जी ने बताया कि 7 उम्मीदवार पासवान समाज के, तो ये पासवान समाज में इस बात का रोष है और वो स्पष्ट तौर पर जो पासवान समाज के बड़े नेता हैं, उनके मुख से यह बात सुनने को भी मिलता है कि अगर चिराग पासवान का वोट लेते हैं, तो चिराग की पार्टी में चिराग के अलावा और कौन है, चिराग परिवार के अलावा और कौन पासवान के नेता है। उन्होंने जमुई से भी अपने जीजा को टिकट दिया, समस्तीपुर से भी उनको मौका था, पासवान के किसी बड़े चेहरा को ला सकते थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। तो कह सकते हैं कि इस बात का रोष पासवान समाज में है और इस आज का जो वोट जिस तरह से पासवान समाज के लोग दिए हैं, तो इसमें यह चिराग पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात, बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट है, तो उसमें भले ही भाजपा जदयू के जो है वहाँ पे कैंडिडेट या फिर वहाँ पे जो भी उनका बूथ संभालने की जिम्मेदारी जिनको दी गई, तो वो भले ही संभाल रहे हैं, लेकिन स्थानीय रूप से चिराग के कार्यकर्ता कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक बात इसमें संतोष जी ये भी है, इस बात का ये मतलब प्रूव ये करेंगे प्रशांत जी करेंगे। देखिए, जो रामविलास पासवान के जमाने में जो टीम थी, जो हाजीपुर में चुनाव के समय काम किया करती थी, कोऑर्डिनेट करने का काम जिस टीम के जिम्मे था, उस टीम को हटा दिया गया है और चिराग पासवान की जो टीम है वो वहां पे काम कर रही है। जो पुराने लोग हैं उनको घर बैठा दिया गया है, नए लोगों को आपने वहां जिम्मेवारी दिया है और नए लोगों को हर बूथ वाइज, हर पंचायत वाइज, हर वार्ड वाइज की जानकारी नहीं है। तो ये एक समस्या है और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं अमेठी 2019 के चुनाव का। राहुल गांधी ने भी यही गलती की थी
केएल शर्मा के टीम को हटा के नए टीम को वहां जिम्मेवारी दे दिया गया था और नतीजे आपके सामने हैं। तो ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी भूल है। दूसरी बात, इस बात से प्रशांत जी और संतोष जी दोनों सहमत होंगे। आप चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज देखिए। चिराग पासवान से जब भी सवाल किया जाता है वो मैं और मेरा परिवार, मेरे परिवार के साथ ये हुआ, मेरे पिताजी के साथ ये हुआ, हम अभी दुख में है, दुखी में है, दर्द में है, मर्म में है, क्या क्या बोलते हैं। भाई समाज का बात कौन करेगा? आप समाज के नेता हैं, समाज आपके पीछे है इसलिए आप नेता हैं। आप इसलिए नेता नहीं है कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान ने उस समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ किया है, इसलिए समाज आपके पीछे गोलबंद है। और मैं आज बहुत इस पे विचार कर रहा था, सोच रहा था, इनके बयानों को देख रहा था। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरी माँ के साथ ये हुआ, मेरे पिता। अरे भैया, मैं और मेरे पिता, मेरे परिवार से आगे बढ़िए ना। तो ये उनकी जो स्टाइल है उनमें बदलाव लाना होगा। ठीक है, इस बार चुनाव जीत जाएंगे, 10,000, 20,000, 30,000, हार भी सकते हैं, लेकिन जो आपकी जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको चेंज करना होगा। जी देखिए, चिराग को लेकर हम अब समस्तीपुर का भी अनुभव हम आपको बता रहे हैं। जितने वहां पे एलजेपी के कार्यकर्ता थे जो रामचंद्र पासवान के जमाने से उसके साथ थे, सबों को वो हटा दिया। अशोक चौधरी को उसके साथ, अशोक चौधरी कोशिश किए कि भाई उस गुट को हम लाएं, लेकिन उसके साथ ये सटने तक नहीं दिया कि नहीं, उसको लाना नहीं है। उसका नुकसान समस्तीपुर में भी इनको हुआ है। और देखिए, ये बात तो तय है ना कि रामविलास पासवान रोड शो करने की स्थिति में तब आए जब वो भूजा खा खा के जो है सो पॉलिटिक्स करके वहां पहुंचे थे। चिराग को ये लगता ही नहीं है और तेजस्वी को भी यही नहीं लगता है। जिस दिन लालू का साया हटा ना, तो फिर उसको भी दिखा कहाँ है और राघोपुर कहाँ है वो पता नहीं रहेगा। ये राजनीति। हाँ संतोष जी, आप एक उस फुटेज को जरूर चलाइएगा जब वो एयरपोर्ट से निकलते हैं और एयरपोर्ट से निकलने से अपने गाड़ी में बैठते हैं। उनका स्टाइल देखिएगा, बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसे वो फिल्म का शूट कर रहे हो। अरे भैया, आप पासवान समाज के नेता हैं, समाज की बात कीजिए। मुझे याद है संतोष जी कि हमारे यहाँ रमई राम हुआ करते थे नेता, रविदास समाज के। और उनका मैं ये ऐसा कुछ काम था, मैं नहीं कह सकता हूं, हालांकि वो समाज से जुड़ने के लिए वो काम करते थे। और आज जब हाँ बिल्कुल, आप बोल रहे हैं, आप बोल दिए, आपने कह दिया, तो समाज का उससे जुड़ाव महसूस होता था। और एक एग्जांपल देता हूं, हमारा कंस्टिट्यूएंसी बोचाव में आता है और हमारे आसपास जो रविदास समाज के कुछ लोग रहते हैं, वो रमई राम के घर पे गए। मुजफ्फरपुर में जहाँ जेल रोड है वहां उनका आवास है रमई राम का। उन्होंने कहा कि कुछ दबंग लोग हैं जिनका मार्केट है, उनके सामने हम जूता चप्पल सीने का दुकान लगाते हैं और ये लोग लगाने नहीं देते हैं। रमई राम मंत्री थे, बोले कि तुम कल 10 बजे वहीं रहना, हम आएंगे। और आए रमई राम और वहां धरना पे बैठ गए। ये जमीन सरकार का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम गरीब और वंचितों को तुम नहीं हटा सकते हो, ये बिहार सरकार की जमीन है। तो इस प्रकार का टेम्परामेंट चाहिए। आप पासवान समाज का नेता है और आपका बॉडी लैंग्वेज लगता है कोई जैसे शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग हो रहा हो। आप देखिए ना, एयरपोर्ट से जब वो गाड़ी में बैठते हैं, ऐसा लगता है कोई एक्टर शूट कर रहा हो। हाँ ऋषि जी, जीन्स और ऊपर से कुर्ता, मतलब उसको समझ में ही नहीं आता कि किस समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही हाल मुकेश सहनी का भी है। चलिए, हाँ, उस पर चर्चा। लेकिन प्रशांत, एक आखिरी सवाल तुमसे कि जैसे कुशवाहा कुर्मी के बारे में बोले, वो उसमें बड़ी टूट हुई है, सब लोग एनडीए का वोटर था। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे वोटर को दिखा जो चिराग से कहीं न कहीं दूर होते हुए दिख रहा था? अगर जमीनी हकीकत देखा जाए, अब चूंकि वोटर हर वर्ग में ऐसा नहीं है कि कोई जाति विशेष किसी विशेष पार्टी को या किसी विशेष नेता को सपोर्ट करता है, लेकिन जिस जाति के एक अधिकांश लोग किसी खास वर्ग को जा रहे हैं, तो वैसे में कहा जा सकता है कि सहनी के आने से महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है। और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ के उम्मीदवार है शिवचंद्र राम, तो उस वर्ग का भी और भी कई ऐसे जाति हैं एसटी में, तो उन सब का एक मुश्त वोट शिवचंद्र राम को पड़ा। अब चिराग के साथ ये है कि
चिराग शहरी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसे लोग हैं जो खुलेआम नरेंद्र मोदी के या फिर बीजेपी को लेकर जो है एनडीए के साथ हैं। तो वो वोट चिराग को पड़ा है। लेकिन अगर चिराग ये कहें कि मेरा जो जनाधार है, चिराग लोजपा का जो जनाधार है, वो वोट चिराग के साथ इस बार बिल्कुल भी नहीं, और ये इस बात को स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी बातें कही। अब हम मुजफ्फरपुर की चर्चा कर लेते हैं ऋषि जी से। तुम्हारा नेट भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कट रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। हाँ ऋषि जी, अब मुजफ्फरपुर के बारे में हम लोग बात कर लें। मुजफ्फरपुर में खबर आ रही है कि सहनी वोटर बहुतायत कहीं न कहीं बीजेपी का साथ छोड़ता हुआ मुजफ्फरपुर से दिख रहा है, ऐसी खबरें आ रही है, क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें नो डाउट, आपने बिल्कुल सही कहा। मुकेश सहनी और अजय निषाद के क्लब होने के बाद मलाह समाज का जो झुकाव है वो अजय निषाद के प्रति रहा है। और इस बार वोटिंग जो आज वोटिंग का जो पैटर्न है उससे भी रिफ्लेक्ट होता है कि मलाह समाज का जो वोट है, निषाद समाज का वोट है, अजय निषाद को मिला है। लेकिन कुछ पोर्शन यानी कुछ आप देखें संख्या में, छोटे संख्या में ही, लेकिन राजभूषण निषाद को भी मिला है, क्योंकि राजभूषण निषाद का ससुराल जो है मुजफ्फरपुर में ही उनका ससुराल है, और ससुराल ऐसे गांव में है जो मलाह डोमिनेटेड एरिया है, तो वहां उनको कुछ वोट मिला है। लेकिन राजभूषण निषाद के लिए सबसे बड़ा माइनस फैक्टर है कि वो यहाँ के नहीं है, रोसड़ा के हैं। और लोगों ने ये कहा कि ठीक है, पुराना जो चावल है थोड़ा एक्टिव नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन नए और बाहरी उम्मीदवार पे दाव लगाने से अच्छा है कि पुराने जो चावल है उसी पे दाव लगाया जाए। अजय निषाद के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन जैसे जैसे चुनावी फिजा बदली है वैसे वैसे अजय निषाद लड़ाई में आते हुए दिखे हैं। मैं आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जहां आज मैंने वोट गिराने भी गया था और मैं जिस बूथ संख्या पे था 41-42, वो जनरली अग्री जाति की संख्या उस बूथ पे अधिक है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं संतोष जी, कि 1-2 मतदाताओं को छोड़कर वो बूथ खाली था। वहीं 40, 39, 37, 38 पे जो मतदाताओं की संख्या थी काफी अधिक थी, और लाइनें जो लगी हुई थी काफी लंबी थी। और जो मैं वहां देखा, इससे ये मुझे लगा कि पिछड़ी, अति पिछड़ी और मलाह यादवों की एकजुटता जो है अजय निषाद के पक्ष में है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, मैं कटरा थाना के अंतर्गत आने वाले एक गांव है धनौर, मैं वहां के भूमिहार समाज से आने वाले एक लड़के से बात किया। उन्होंने कहा कि भैया हमारा पूरा परिवार जो है बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन हम जो 2-3 भाई हैं, कोई ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, हम लोगों ने जो वोट दिया है अगेंस्ट बीजेपी दिया। मैंने पूछा क्यों आपने दिया, तो बोला कि रोजगार एक बड़ा मामला है। जो समझ सकते हैं कि जो 14 और 19 में युवाओं ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट किया, वो युवा कहीं न कहीं इस वर्तमान में जो सरकार है उससे कहीं न कहीं निराश है। तीसरी महत्वपूर्ण बात संतोष जी, इस बार इमोशनल मुद्दे नहीं है, राष्ट्रवाद वाले मुद्दे नहीं है, मंदिर वाले मुद्दे नहीं है, सामाजिक इक्वेशन और जो लोकल मुद्दे हैं उसके आधार पर वोटिंग हो रही है। और मुजफ्फरपुर के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब यह है कि मुजफ्फरपुर भाजपा को कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला क्या? आप उस व्यक्ति को दिए जो पिछले बार 4.5 लाख के बड़े अंतर से चुनाव हारा था। तो ये कहीं न कहीं रणनीतिक चूक है। और ऐसा भी नहीं है कि अजय निषाद को केक वॉक है। अजय निषाद और राजभूषण निषाद में जोरदार टक्कर है, और हार जीत की जो मार्जिन मुझे लगता है कि 30,000 50,000 के अंदर ही रहेंगे जी। मतलब इसका ये मतलब देखिए, 3 कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया है। इससे पहले हम अभी सारण से जुड़े हुए थे, पत्रकार मित्रों से हम राय ले रहे थे कि जहां मोदी की सभा हुई, मुजफ्फरपुर, छपरा और आपको वैशाली, ये और चुनाव हो रहा है मधुबनी और सीतामढ़ी में। ये 5 एनडीए का सबसे मजबूत खेमा माना जाता है, कैंप माना जाता है। मतलब संतोष जी मुजफ्फरपुर तो
दम ठोक ठकाल बीजेपी का सीट माना जाता था। आज यहाँ 3.25 लाख भूमिहार है, करीब 2 लाख वैश्य है, 1 लाख कास्ट है और 70-80 हजार राजपूत है। आप समझ जाइए, मुजफ्फरपुर में हमेशा आप यदि मुजफ्फरपुर सीट को एनालिसिस करेंगे, जौहर साहब आपको याद होगा एक बार 8-9 हजार से जीत गए थे। जौहर साहब तमाम औराई, गायघाट, बोचाहा, सकरा, कुडनी तमाम सीटों में विधानसभा क्षेत्रों में उनकी लीड नहीं थी। 70,000 का लीड सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर से था। और यही सिरदर्द है अजय निषाद के लिए। यदि अजय निषाद इस अंतर को कम कर पाते हैं तो अजय निषाद चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है औराई में भी लड़ाई बराबर का। गायघाट में अजय निषाद को लीड है। गायघाट में अजय निषाद को इसलिए लीड है क्योंकि यादव प्लस मल्लाह, वहां पहला कौन यादव और राजपूतों का है, तीसरा कौन मल्लाहों का है, चौथा कौन मुसलमानों का है। तो उसमें यादव, मल्लाह और मुस्लिम यदि एक साथ आ गए होंगे, जैसा समीकरण लग रहा है और रिफ्लेक्शन वहां से जनता का मूड है, तो गायघाट में लीड है। बोचाहा में भी फाइट है, क्योंकि बोचाहा में राजद के सिटिंग एमएलए अमर पासवान, और पिछले बार 35-36 हजार के वोट से चुनाव जीते थे। तो वहां भी मुझे लगता है कि जी सबसे ज्यादा जो है विधानसभा वाइज अगर हम बात करें तो सबसे कम पोल हुआ है मुजफ्फरपुर शहर में। और उसके यही चिंता का सबब है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर डिबेट में मैं आज 5-6 चैनलों पे था, 2-3 यूट्यूब चैनल पे भी था, मैंने यही कहा है कि अजय निषाद के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होगा मुजफ्फरपुर शहर। और आप जैसा बता रहे हैं कि इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर शहर में यदि पोलिंग कम हुई है तो ये अजय निषाद के लिए खुशखबरी है, पॉजिटिव साइन है। जैसे अगर हम बात करें विधानसभा वाइज तो सबसे कम मुजफ्फरपुर, उसके बाद औराई और उसके बाद गायघाट में कम हुआ है। और सबसे ज्यादा अगर वोटिंग की बात करें तो बोचाहा, कुडनी, बोचाहा रिजर्व सीट है। कुडनी का भी बता दूं संतोष जी, कुडनी में 4-5 कौन है, कुशवाहा भी है, वैश्य हैं, अभी वर्तमान जो विधायक केदार गुप्ता वैश्य समुदाय से, भूमिहार भी हैं और मल्लाह भी हैं। बाई इलेक्शन से पहले जो एमएलए थे अनिल सैनी, वो मल्लाह समाज से हैं और मल्लाह वहां ठीक ठाक है। भूमिहार भी है, वीआईपी से उम्मीदवार भूमिहार समाज से था, आपको याद होगा, कोई पत्रकार ही थे, नाम मैं भूल रहा हूं अभी। तो ये बड़ा। और कुडनी का एक समीकरण बता दूं, मनोज कुशवाहा जो बाई इलेक्शन में जेडीयू के उम्मीदवार थे, एक बार भी प्रचार नहीं किया है एनडीए कैंडिडेट के लिए। तो सीतामढ़ी गए हैं, अन्य जगह गए हैं, लेकिन वो कुडनी नहीं गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भीतरघात भी है, एक बाहरी उम्मीदवार की तगमा भी है। और जैसा हम लोग मैं ही वो आदमी हूं कहने वाला हूं कि अजय निषाद के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अजय निषाद ने, मुझे लगता है कि अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत कवर किया है और मुजफ्फरपुर के जो नतीजे होंगे बहुत रोमांचक नतीजे होंगे, मार्जिन बहुत कम का होगा, जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा आपको मुजफ्फरपुर। चलिए धन्यवाद। लेकिन आप बार बार जो बाहरी उम्मीदवार आप कह रहे हो, मेरा भाई पड़ोसी है, दूसरा का कहेगा वो कहेगा। अरे एक बात बताओ, देखिए परसों मैं टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में था और सुरेश शर्मा जी मेरे सामने हो गए और हमारे परिवार से उनके अच्छे रिलेशन है, लेकिन जब पत्रकार अपने दायित्व पे आता है तो सवाल तो करते हैं। हमने कहा कि हमारे बड़े भाई नगर विकास मंत्री थे, पूरे बिहार के नगर को चमकाने की जिम्मेवारी थी और सबसे बुरा हाल मुजफ्फरपुर शहर का है। तो सवाल तो पूछना पड़ता है ना सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।